नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सब लोगों के सामने 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सबके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, ये क्लास जो आपको करंट अफेयर के साथ साथ उससे जुड़े स्टैटिस्टिक्स जीके को सिर्फ पढ़ाती ही नहीं, याद भी कराती है। ऐसी क्लास आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज मैं जो आपको मोटिवेशन कोटेशन लेके आया हूं, वो आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको बहुत ही ऊर्जावान बनाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जब कभी भी आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी परेशानी में हो, तो ये मोटिवेशन कोटेशन आप लिखकर रख सकते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोटेशन है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। कई बार दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जैसे इस पूरी दुनिया की परेशानी हमारी ही जीवन में है, बाकी पड़ोस वाले का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। ये ऐसा ही है जब हम ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और हमारे वाली लाइन जो है गाड़ी की वो नहीं चलती और बाजू वाली लाइन काफी स्पीड से चल रही होती है। तो ऐसा ही हमें अपनी जिंदगी और दूसरे की जिंदगी देखकर लगता है। लेकिन संघर्ष उन्हीं के जीवन में होता है जो उससे लड़ने का मादा दिखाते हैं। संघर्ष किनके जीवन में नहीं होगा, इन लाइनों से आप समझ सकते हैं कि संघर्ष उनके जीवन में नहीं होता जो प्रण को तोड़ देते हैं। यानी अगर हमने आज प्रण बनाया कि हमें ये एग्जाम क्लियर करना है या सिलेक्शन लेना है, तो मेहनत और परेशानियां उसी के जीवन में होंगी जो इस प्रण को करेगा। बाकी जो इस प्रण को तोड़ देगा तो उसकी क्या होगी, कठिनाइयां खत्म और दूसरी कठिनाइयां जो उससे बड़ी होंगी वो शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ रण को छोड़ भागेंगे या क्विट कर देंगे कि भाई हमारे बस की बात नहीं, तो उसको परेशानी पढ़ाई में कहाँ आएगी। तो दोस्तों, परेशानी हमारे जिंदगी की दोस्त है जो हमें बेहतर बनाने की ओर प्रेरित करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहां से लिया गया है, तो ब्रिक्स से। अभी हमने कल पढ़ा था कि ब्रिक्स की मीटिंग शुरू है, तो उसी से जुड़ा पहला क्वेश्चन। 17वें ब्रिक्स, कौन सा 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले निम्न में से कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं। दोस्तों, जो हमारा ब्रिक्स है, BRICS, ब्रिक्स, जिसकी स्थापना कब हुई, तो जिसकी स्थापना 2009 में। कौन से सम्मेलन, तो याक्तेनबर्ग सम्मेलन। और याक्तेनबर्ग कहां पर है, तो रूस में है। तो यहाँ पर एक सम्मेलन होता है जहां इसकी स्थापना होती है। और ब्रिक्स की अवधारणा किसने दी थी, तो ब्रिक्स की अवधारणा सबसे पहले 2001 में किसने, जिम ओ नील नामक एक व्यक्ति ने दी थी। जिम ओ नील नामक व्यक्ति ने इसकी अवधारणा दी थी। उसने ब्रिक्स नाम नहीं दिया, उसने कहा था कि ये अर्थव्यवस्थाएं हैं, अगर ये मिलकर एक साथ किसी मंच पर आती हैं तो ये बहुत ही उपयोगी और बहुत बड़ी क्या बनेंगी, एक साझेदारी बनेगी। तो इसको देखते हुए ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई। जब इसका नाम क्या था, तो उसका नाम था BRIC। और ये कौन कौन से देश थे, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, 4 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। उसके बाद 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ, और साउथ को इसमें एस को जोड़ दिया जाता है और इसका नाम होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स इसका नाम होता है। हाल ही में इसकी जो 17वां सम्मेलन है, 17वां सम्मेलन, उसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो उसका आयोजन ब्राजील में हुआ है। कहां पर, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया, तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया, ठीक है। तो इसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। अब जो ये ब्रिक्स संगठन है, इसका एक बैंक है, इस संगठन का एक बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो शंघाई
चीन में है। कहां पर है? शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो इसमें 9 सदस्य हैं। 9 सदस्य थे, बोले 9 सदस्य थे, 2 इसमें और जुड़ गए हैं, तो वर्तमान में इसमें 11 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, ये जो संगठन है इसके हेड यानी अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मे रोसेफ क्या है? इसकी हेड है, अध्यक्ष है। इन अध्यक्ष ने ब्रिक्स सम्मेलन में 2 देशों को इसमें शामिल करने की घोषणा की। ठीक है, वो देश कौन कौन से हैं? तो वो देश हैं हमारे कोलंबिया और क्या नाम है उसका? उज्बेकिस्तान। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान 2 देशों को इसमें शामिल करने की घोषणा की गई है। हाल ही में हमने आपको कल बताया था कि ब्रिक्स सम्मेलन में यानी ब्रिक्स संगठन का जो 10वां सदस्य बना है उसका नाम है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया इसका 10वां सदस्य बना है और अभी 2 सदस्य न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल कर लिए गए हैं। उनका नाम कोलंबिया और उज्बेकिस्तान है। तो आप इनको दोनों देशों को याद रखेंगे कि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। ये हमारा हो गया और आज देखते हैं मैप में कहां पर कोलंबिया है और कहां पर हमारा कजाकिस्तान है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मैप। मैप में सबसे पहले पहुंचते हैं हम अपने प्यारे देश भारत की तरफ। सबसे पहले ये क्या हो गया? ठीक है, तो यहां पर हमारा प्यारा देश भारत, ये हमारा प्यारा देश क्या हो गया? भारत। अगर भारत को हम दिशाओं को कैसे देखते हैं? ऐसे, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और साउथ। अगर हम भारत से साउथ वेस्ट में चले तो वेस्ट में अफ्रीका पड़ेगा, अफ्रीका पार करेंगे तो यहां पर आ गया हमारा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का ये वाला देश, इसका नाम है कोलंबिया। ठीक है, ये किसका क्या नाम है? कोलंबिया। कल मैंने आपको बताया था यहां से क्या निकलती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा किस किस देश से गुजरती है? नॉर्थ अमेरिका के, तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, 3 देशों से होकर ये रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर जो कोलंबिया है इसकी राजधानी क्या है? तो बगोटा। क्या राजधानी है इसकी? बगोटा इसकी राजधानी है। और इसका नाम जो कोलंबिया पड़ा वो क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर पड़ा। कोलंबस के नाम पर इसका नाम कोलंबिया पड़ा। क्रिस्टोफर कोलंबस वही जिसने अमेरिका की खोज की थी, वही क्रिस्टोफर कोलंबस जो इटली का यात्री था और स्पेन के लिए अपनी यात्रा किया करता था, उसी के नाम पर इसका नाम कोलंबिया पड़ा। कोलंबिया एकमात्र देश है इस दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का जो भूमि के माध्यम से नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप से जुड़ता है। और भूमि में भी किसे? पनामा, यहाँ पर पनामा देश है, इसके माध्यम से ये कहां से जुड़ेगा? तो नॉर्थ अमेरिका से जुड़ता है। तो कोलंबिया अपनी कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसा मैंने कल आपको ब्राजील के बारे में बताया, कोलंबिया भी किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी। और यहाँ की 2 कॉफियां काफी फेमस है, एक का नाम है अरेबिका और दूसरी का नाम है रोबस्टा। तो यहाँ पर अपनी 2 कॉफी के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो ये हो गया हमारे किसके बारे में? कोलंबिया के बारे में। अगर मैं कोलंबिया की बात करूं तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। और यहाँ पर जो हमारा महासागर है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जो यहाँ सर किससे जुड़ रहा है? अटलांटिक महासागर से। और यहाँ से बॉर्डर किससे साझा कर रहा है? तो प्रशांत महासागर से। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से बॉर्डर साझा करने वाला देश कौन सा है? तो कोलंबिया है। और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। अब हम बात करें कजाकिस्तान की,
कजाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि दूसरा देश जो शामिल हुआ है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ये हमारा कजाकिस्तान जो मध्य एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी, कजाकिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान शामिल हुआ है। उज्बेकिस्तान, कौन सा देश शामिल हुआ है? तो उज्बेकिस्तान देश शामिल हुआ है। उज्बेकिस्तान वही जहां पर जिसकी राजधानी ताशकंद है। क्या राजधानी है? ताशकंद है। ताशकंद वही राज्य है जहां पर हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनका निधन हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या हुआ? निधन हुआ। तो यही उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकंद है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो संबंधित है संयुक्त राष्ट्र से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने किस देश के सरकार से महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने का आग्रह किया है? दोस्तों, यूएन जो यहाँ पर सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बना था, आज वो तालिबान से आग्रह कर रहा है कि वो अपने यहाँ पर महिलाओं को सम्मान दे। तो यूनाइटेड नेशन ने अफगानिस्तान में किसकी सरकार है? तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। किसकी? तो तालिबान। तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से महिलाओं के अधिकारों को आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या की है? अपील की है। अपील करते हुए क्या किया? प्रस्ताव पारित किया। ठीक है। तो अभी यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है, क्योंकि ये एक कट्टरपंथी इस्लामिक राज्य है अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान की सरकार है और तालिबान अपने शरिया के नियम यहाँ पर लागू करता है। इन नियम के अनुसार महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए जाते, क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि महिलाएं जो हैं वो एक उपभोग की वस्तु हैं, इसलिए उनको कोई अधिकार दिए नहीं जाते। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको छठी क्लास के बाद यानी 6th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो अकेले बाहर नहीं घूम सकती, उनको किसी को साथ लेकर घूमना होगा। ये अधिकार वहां पर महिलाओं के लिए है। ठीक है। वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, यानी बुर्के में उनको घूमना होगा, यानी एक कैद की तरह वो रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो आतंकवादी संगठन है तो कौन कौन से हैं? तो आईएसएस और अलकायदा यहाँ पर क्या है? आतंकवादी संगठन। तो इनके खिलाफ भी इन्होंने कार्रवाई करने की अपील की है और इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये प्रस्ताव जर्मनी द्वारा लाया गया। ठीक है। और इसमें 114 देशों ने इसके समर्थन में वोट किया। ठीक है। उसके बाद अमेरिका, यूएसए और इजराइल ने इसके खिलाफ वोट किया। ठीक है। भारत, चीन और रूस, इन्होंने क्या रहे? ये उपस्थित नहीं हुए, यानी इन्होंने वोटिंग नहीं की, वोटिंग में भाग नहीं लिया, क्योंकि इन सभी देशों के हित किससे जुड़ते हैं? अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। वहीं यूएसए और इजराइल ने इसका विरोध इसलिए किया कि इससे तालिबान की सरकार को, अगर हम तालिबान से इनके लिए अपील करते हैं इनके कार्रवाई करने की, तो ये तालिबान की सरकार को क्या मिलेगा? इससे एक स्वीकृति मिलेगी कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को हम स्वीकृति देते हैं। जैसा कि रूस ने हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को स्वीकृति दी कि हम आपका इसको स्वीकार करते हैं कि आपका राज्य यहाँ पर चल रहा है। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें तालिबान अफगानिस्तान से हमने क्या किया है? यूएन ने अभी अपील की है। अगर मैं बात करूं यूएन की, तो यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो
न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है। अगर मैं बात करूं यूएन की, तो यूएन की 5 स्थायी प्लस 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, स्थायी सदस्य होते हैं। यूएन के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। इनमें से पहली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम विश्व की लघु संसद के रूप में भी जानते हैं। और न्यास परिषद, तीसरा अंग है इसका न्यास परिषद। चौथा अंग है इसका आर्थिक सामाजिक और आर्थिक परिषद। उसके बाद इसका 5वां अंग जो है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कहां पर है? तो नीदरलैंड के द हेग में है। उसके बाद एक इसका अंग है सचिवालय, यानी सेक्रेटरीट, इसका एक अंग है। तो ये 6 अंग जो यूएन के होते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहां पर इसके हेड, और इसके हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। यूएन के हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस इसके हेड है। अगर बात करें हम यूनाइटेड स्टेट की, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो भारत से हम अगर पश्चिम की ओर चलेंगे तो यूरोप, अफ्रीका, और अफ्रीका और यूरोप के बाद यहाँ पर हमारा नॉर्थ अमेरिका में ये रहा देश, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जिसको हम यूनाइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। चलिए, यूनाइटेड स्टेट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट ये इसकी बाउंड्री है जो किससे साझा होती है? तो यहाँ पर मैक्सिको, नीचे कौन सा देश है? मैक्सिको, जिसकी राजधानी क्या है? तो मैक्सिको सिटी ही इसकी राजधानी है। मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। और मैक्सिको सिटी और यूएसए के बीच जो सीमा बनाती है, तो यहाँ पर एक नदी है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रियो डी ग्रांडे नदी। तो ये किसके बीच में सीमा बनाएगी? तो ये यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। ऐसे अगर इसकी उत्तरी सीमा की बात करें, तो इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाता है? तो इसकी उत्तरी सीमा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन सा? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसकी सीमा बनाता है। और किसको अलग करता है? तो कनाडा को यूएसए से अलग करता है। अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए का एक हिस्सा यहाँ पर भी है, जिसको हम अलास्का के नाम से जानते हैं। तो किसके नाम से जानते हैं? अलास्का। और यहाँ पर यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम माउंट डेनाली के नाम से जानते हैं। तो माउंट डेनाली कहाँ पर स्थित है? तो अलास्का में स्थित है। अलास्का क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, और वहीं पर इसकी सबसे बड़ी चोटी है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला भी स्थित है, जिसको हम रॉकी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा हो गया? तो डेनाली। सबसे निचले बिंदु की बात करें, तो यहाँ पर एक मृत घाटी पाई जाती है। मृत घाटी इसका सबसे निचला बिंदु है। मृत घाटी किसका हिस्सा है? तो ये मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। अगर बात करें यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसौरी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है, जो मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। अगर बात करूं मिसिसिपी नदी की, तो ये दुनिया की एकमात्र नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। ठीक है, डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? जब नदी पर्वतों से उतरकर मैदानी क्षेत्र में आती है और समुद्र के किनारे मिलने वाली होती है, तो उसका ढलान बहुत कम हो जाता है, जिससे उसकी स्पीड यानी वेग बहुत कम हो जाता है। जब ढलान के कारण उसका वेग कम हो जाता है, तो ये विसर्पण करने लगती है। ठीक है, और जब ये समुद्र में मिलने वाली होती है, तो छोटी छोटी वितरिकाओं में बट जाती है, यानी छोटे छोटे अपने वितरिकाओं में बट जाती है। इस क्षेत्र को हम
डेल्टा के रूप में जानते हैं। और जब नदी किसी पर्वत या ऊंची जगह से एकदम नीचे समुद्र में गिरती है और तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम एस्चुरी के नाम से जानते हैं। तो समुद्र में जब नदियां मिलती हैं तो दो प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं, एक डेल्टा और दूसरी एस्चुरी कहलाती है। ठीक है, तो पक्षी के आकार का डेल्टा बनाने वाली एकमात्र विश्व की नदी कौन सी हो गई, मिसौरी नदी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कनाडा और यूएसए की सीमाओं पर 5 झीलें हैं जिन्हें हम 5 ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं, यानी 5 महान झीलों के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। और ये कौन कौन सी हैं, तो इनको हम पूर्व से पश्चिम के क्रम में भी याद रखते हैं। जैसे ये वाली दिशा हमारी पश्चिम हो गई और ये वाली पूर्व। तो अगर मैं पश्चिम से चलूं तो सबसे पहली जो झील पड़ेगी उसका नाम है सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर झील। फिर अगर पूरब की ओर चलूंगा तो दूसरी झील पड़ेगी मिशिगन, मिशिगन झील। और ये मिशिगन झील जो है ये 5 और लेक में से एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। 4 की 4 झील यूएसए और कनाडा में दोनों में स्थित है, लेकिन मिशिगन झील जो एकमात्र झील है 5 में से जो यूएसए में स्थित है। इसके बाद आगे जो झील आती है उसका नाम है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन झील। उसके बाद अगली झील एरी और फिर लास्ट झील जो पड़ेगी उसका नाम है ओंटेरियो, ओंटेरियो। तो ये हो गया हमारा पूर्वी हिस्सा। तो सबसे पूर्वी झील कौन सी है, ओंटेरियो। और सबसे पश्चिमी झील कौन सी है, सुपीरियर। और जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है वो मिशिगन। सबसे बड़ी झील सुपीरियर इन 5 में। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किस प्रसिद्ध उद्योगपति ने अमेरिका में एक नई रणनीतिक पार्टी शुरू की है। दोस्तों हाल ही में हमारे डोनाल्ड ट्रंप और जो वहां के एक बिजनेसमैन है उनका नाम है एलन मस्क, दोनों के बीच जो दुश्मनी है वो काफी चर्चा में है। पहले ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन दोस्त कब दुश्मनी में बदल गए ये इनकी कहानी से आपको समझने को मिले। तो इन दोनों दोस्तों की जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में कैसे बदली, वो शुरू होता है जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर आते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। इससे पहले एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी प्रचार में काफी पैसा भी लगाया और उनका समर्थन किया, बल्कि स्टेज पे जाकर भी उनके लिए नाचे भी। उसके बाद जब सरकार का गठन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको अपने प्रशासन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दी, जिस डिपार्टमेंट का इनको हेड बनाया उसका नाम था डॉग, यानी एक एफिशिएंसी डिपार्टमेंट जो ये देखेगा कि हमारे यहाँ पर खर्चों को कैसे घटाया जा सकता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नई नीतियों को लागू किया जिससे जो एलन मस्क थे वो उसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये जो नई नीतियां हैं ये उसके जो घाटा है उसको प्रभावित करेंगी और इसके कारण जो अमेरिका का बजट है वो लगभग 3 ट्रिलियन का घाटे को बढ़ा देगा, यानी अमेरिकी बजट को 3 ट्रिलियन के घाटे को बढ़ा देगा। और उनको सब नाराजगी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट्रिक वाहन और जो हरित ऊर्जा है उसके क्षेत्र में उनको कोई लाभ नहीं पहुंचाया। इससे नाराज होकर एलन मस्क ने उनके खिलाफ जाने का फैसला किया और दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ती चली गई। अभी इस दुश्मनी में एलन मस्क ने क्या किया है, एलन मस्क ने एक पार्टी की स्थापना की है, पार्टी। और इस पार्टी का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने अमेरिकी पार्टी इस पार्टी का नाम रखा है। दरअसल यूएसए में अभी 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी, यानी एक क्या है, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। एक पक्ष होता है, एक विपक्ष, यानी एक डेमोक्रेटिक है और एक रिपब्लिकन। कौन कौन सी है, तो एक डेमोक्रेट है और एक रिपब्लिक है, यानी दोनों क्या है, 2 पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब तीसरे फ्रंट के तौर पर एलन मस्क ने एंट्री की है और उन्होंने क्या बनाई है, एक नई कंपनी बनाई है। अगर बात करूं मैं एलन मस्क किसके मालिक हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक वाहन की कंपनी है उसका नाम है टेस्ला।
जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है। उसके बाद जो इनकी स्पेस में काम करती है उसका नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स का ही स्टारलिंक स्टारलिंक क्या है, प्रोजेक्ट है, जो क्या क्या करता है, जो दुनिया को इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराता है। इन्हीं की एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, अब इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया है। और अभी इस पर किसका अधिकार है, तो एलन मस्क का अधिकार है। तो ये हो गई सारी जानकारी अमेरिका के बारे में। अमेरिका के बारे में पिछले क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हैं कि अमेरिका कहाँ पर है, तो नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप है, जिसकी खोज किसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में सरकार ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है। तो अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर एक सोसाइटी है, श्री अरबिंदो सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी है, श्री अरबिंदो सोसाइटी। तो हमारी सरकार ने प्लस किसके साथ, श्री अरबिंदो अरबिंदो ये कहाँ पर है सोसाइटी, ये कहाँ पर है, तो पुद्दुचेरी में क्या है, ये सोसाइटी स्थापित है। तो दोनों ने मिलकर क्या की है, एक साझेदारी की है, किसके लिए, समावेशी शिक्षा को समर्थन देने के लिए। किसके लिए, इसका क्या है उद्देश्य, समावेशी शिक्षा को समर्थन देने के लिए, यानी समावेशी शिक्षा को बढ़ाया जा सके, इसको समर्थन देने के लिए सरकार ने अरबिंदो सोसाइटी के साथ एक साझेदारी की है। और इस जो ये इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, तो इसमें श्री अरबिंदो सोसाइटी के साथ जो समझौता किया है वो सरकार की तरफ से, सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने किया है। किसने, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिल्ली में क्या हुआ, इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और समझौता किसके बीच है, तो श्री अरबिंदो सोसाइटी प्लस दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा, दोनों ने मिलकर दिल्ली में इसको हस्ताक्षरित किया। अरबिंदो सोसाइटी जो है ये पुडुचेरी में स्थित एक सोसाइटी है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है, तो इस समझौते के अगर उद्देश्य की बात करूं तो इसमें जो हमारे शिक्षक हैं और जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, यानी शिक्षक और शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षित यानी उनका प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। यानी जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम करना और उनके मतलब स्किल्स को बढ़ावा देना, ये इनका उद्देश्य है, जिससे क्या हो सके, तो दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, जिससे दिव्यांग बच्चों की लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, ये इसका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। यानी दिव्यांगजनों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया जाएगा कि आप दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं और उनका स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस अरबिंदो सोसाइटी की, तो ये हमारे महर्षि अरविंद जी के नाम पर बनी गई पुडुचेरी में एक सोसाइटी है। दरअसल महर्षि अरबिंदो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अरबिंदो के बारे में, तो इन्होंने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अगर मैं बात करूं, हाँ, इनके जन्म में, इनका जन्म कब हुआ, तो 1872 में। कब हुआ, तो 1800, ये पेन यहाँ दिखेगा नहीं, इधर लिखते हैं। अगर अरविंदो जो के जन्म की बात करूं तो इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1872 में हुआ। कब हुआ, तो 1872 में 15 अगस्त के दिन इनका जन्म हुआ। 15 अगस्त 1872 में कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में। कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ। ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। किससे, अनुशीलन समिति से जुड़े थे और एक क्रांतिकारी के रूप में इससे जुड़े हुए थे। अगर बात करूं तो एक अलीपुर षड्यंत्र होता है। अलीपुर षड्यंत्र केस इन पर चलाया जाता है और जिसमें इनकी पैरवी कौन करते हैं, तो चित्तरंजन दास इनके वकील होते हैं। लेकिन उस केस में ये बच जाते हैं। दरअसल अलीपुर में क्या, एक बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, तो उनमें इनका भी नाम आया और वहां से नाम के बाद ये क्या है, वहां से चले जाते हैं और पुद्दुचेरी में ये स्थापित हो जाते हैं। पुद्दुचेरी में क्यों होते हैं, कि पुद्दुचेरी में किसका शासन था, वो फ्रांसीसियों का शासन था। वो फ्रांस क्या थी, कि अंग्रेजों के विरोधी थे, इसलिए ये पुद्दुचेरी में जाकर बसते हैं। इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था वंदे मातरम इनकी पत्रिका थी। और ये क्या थी, इसे क्रांतिकारियों की बाइबल के नाम से जाना जाता है, कि बाइबल के नाम से जाना जाता था। यानी ये अंग्रेज इनसे इतने डरे हुए थे कि इनके सभी पत्रकार और जो इनकी सारी किताबें थी उनको उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये थे हमारे अरविंदो जी। इनको हम महर्षि अरविंदो के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, ठीक है, ये कौन सी योजना है, तो इसका उद्देश्य है गरीबी मुक्त ग्राम योजना, यानी जो हमारे गांव है वो कैसे हो, गरीबी मुक्त हो। उसके लिए हमारे यहाँ पर बोलते, ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे डाल देते ऑप्शन, राजस्थान। तो इसका ऑप्शन हो गया राजस्थान। तो ये कहाँ पर चलाई गई, तो ये राजस्थान में चलाई गई है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो हमारे बीपीएल, यानी बीपीएल का मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों को सरकार 1 लाख रुपए की मदद देगी। क्या देगी, मदद देगी, जिससे क्या करें, वो अपना रोजगार शुरू कर सके और क्या हो, गरीबी से बाहर आ सके। तो ये योजना किसने चलाई है, तो ये योजना राजस्थान द्वारा चलाई गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके पहले चरण में 5,000, इसके पहले चरण में 5,000 गांवों के गरीबों को, 5,000 गांवों के गरीब परिवारों को क्या दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी। कितनी, 1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। तथा जो परिवार गरीबी से बाहर आ चुके हैं, जो गरीबी से स्वयं के प्रयत्न द्वारा बाहर आ चुके हैं, उनको 21,000 से क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। यानी उनको 21,000 रुपए की राशि देकर उनको पुरस्कार दिया जाएगा, जो स्वयं से ही अपने गरीबी से बाहर आ चुके हैं, यानी जिन्होंने सरकारी सहायता नहीं ली हो। चलिए अब अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान जिसकी राजधानी क्या है,
तो जयपुर इसकी राजधानी है। जयपुर इसकी क्या है? राजधानी। जयपुर इसकी राजधानी है। अगर बात करूं यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है भजन लाल शर्मा। क्या नाम है उनका? भजन लाल शर्मा इनका नाम है। अगर बात करूं यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल जो है उनका नाम है हरिभाऊ। क्या नाम है उनका? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े इनका नाम है। यहाँ की राजधानी जयपुर हो गई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भजन लाल शर्मा। अगर बात करूं यहाँ के नृत्यों की, तो कौन कौन से नृत्य या लोक नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो लोक नृत्य है घूमर यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। घूमर, घुड़ूला, गरबा, ठीक है, तेजा, यहाँ के क्या है ये, और गोगा, तेजा, गरबा, घुड़ल और घूमर यहाँ के नृत्य हैं। अगर बात करूं यहाँ की त्योहारों के बारे में, तो यहाँ के त्योहार कौन से हैं, तो यहाँ के त्योहार तीज। कौन सा है? तीज। ऊंट महोत्सव बीकानेर में जो मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर का। उसके बाद यहाँ पर जो त्योहार मनाया जाता है वह है नागौर पूजा, गणगौर पूजा, गणगौर उत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। और एक यहाँ पर उत्सव होता है डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट उत्सव यानी फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल एक उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। तो कौन कौन से हो गए? तीज, ऊंट महोत्सव, गणगौर उत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल और नागौर मेला ये भी यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये वो त्योहार यहाँ के हो गए। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करूं, तो केवलादेव, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, कुंभलगढ़, ये यहाँ के नेशनल पार्क हो गए। मुकुंदरा हिल, रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर भी रख लिया। रणथंभौर यहाँ के क्या हो गए? नेशनल पार्क हो गए। तो केवलादेव, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, कुंभलगढ़ और रणथंभौर यहाँ के नेशनल पार्क हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा राजस्थान के अगर बॉर्डर की बात करूं, ये हमारे कौन है? पहले इनको देख लेते हैं। ये हमारे दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के क्या थे? संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संस्थापक सदस्य कौन थे? तो जनसंघ के वही जिसके बाद हमारी बीजेपी की नींव पड़ी। बीजेपी पार्टी की जो नींव पड़ी वो जनसंघ से पड़ी। और आज जो हम जानते हैं संघ के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके भी क्या थे? इसी से, जनसंघ से ही इसकी नींव पड़ी। अगर बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान हमारे किन किन राज्यों से बॉर्डर साझा करता है? तो सबसे पहले गुजरात से, उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश से, हमारे उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से। ठीक है, तो कितने स्टेट हुए? 1 2 3 4 5 राज्यों से राजस्थान बॉर्डर साझा करता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और पंजाब। उसके बाद ये पाकिस्तान से भी बॉर्डर साझा करता है, यानी एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी ये साझा करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक किस संस्थान के सहयोग से जारी किए गए? तो अभी क्या हुआ? हमारा जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय प्लस तीसरी संस्था हमारी UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन तीनों ने मिलकर उत्तर पूर्वी जिला
एसडीजी सूचकांक जारी किए। तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त तो सभी इसमें शामिल है। तो ये क्या हो गए, यहाँ के उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी हमारे कितने राज्य हैं, तो उत्तर पूर्वी हमारे 8 राज्य हैं। 8 राज्यों में इन्होंने एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य का क्या किया इन्होंने, सूचकांक जारी किया। ठीक है, तो किसने किया, नीति आयोग। ये कब तक पूरे करने हैं, तो 2030 तक ये लक्ष्य पूरे करने हैं। ठीक है, और इनमें ऐसे हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों का कैसा प्रदर्शन है इसके बारे में, यह जो सूचकांक है, यह सूचकांक हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के 2023-24 के दूसरा संस्करण है। किस कौन सा संस्करण है, तो ये इसका दूसरा संस्करण है, जिसके बारे में अभी इसमें बताया गया है। यह सूचकांक किन किन बातों को ध्यान में रखता है, तो इसके लिए जो क्षेत्र है वो क्या है, शिक्षा, भूखमरी, यानी भूखमरी को खत्म करना। जो एसडीजी गोल्स मैंने आपको 17 लिखवाए हुए हैं, जो 2015 COP21 वो कहां पर हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। उसमें 17 गोल्स को अपनाया गया था, जो 15 साल के लिए थे, यानी 2015 से 2030 के बीच में जिनको पूरा करना था। उन्हीं क्षेत्रों पर ये भी ध्यान देता है। तो ये हमारा शिक्षा, भूखमरी, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, ठीक है, इन सब चीजों को कैसा इनमें प्रगति हो रही है उनके बारे में ये इनके दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें यह सूचकांक इन सब चीजों को दर्शाता है। अब इसकी रिपोर्ट में जो कहा गया है, चलिए पूरे जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, राज्यों में 85% जो जिले हैं, 85% जो जिले हैं उनका प्रदर्शन बढ़ रहा है। यानी प्रदर्शन में, जिलों के प्रदर्शन में क्या हुआ है, प्रदर्शन में सुधार हुआ है। प्रदर्शन में 85% जो हमारे जिले हैं उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ है। अगर बात करूं मैं मिजोरम,